प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का अभी जो है हम लोग प्रश्नावली जो है 7.2 पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग 6 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो वहाँ से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले उस पर क्या करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये क्या है, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपको x और y ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि आप x और y कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक, यहाँ पर हमने एक क्या कर लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है और इसका नाम हम जो है ABCD दे देते हैं। मान लीजिए ये A है जिसका निर्देशांक 1,2 दिया गया है, 1,2, और ये B है जिसका निर्देशांक आप क्वेश्चन से देख सकते हैं 4,y, 4,y, और C का निर्देशांक आप क्वेश्चन से देख सकते हैं x,6, x,6, और D का जो निर्देशांक है वो 3,5 आपको दिख रहा है, 3,5 दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज बना रहा है। तो इस कंडीशन में आपको x और y का मान क्या करना है, निकालना है। प्यारे बच्चों, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का एक कंसेप्ट यूज करेंगे। आप सभी विकर्ण के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए A से D एक क्या है, A से C सॉरी एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है। दूसरा विकर्ण आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो विकर्ण हैं और समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण जो है वो आपको पता होना चाहिए एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। इस बिंदु का नाम हम M दे देते हैं। क्या देते हैं, M। तो पता ये चला कि M जो है इस दोनों विकर्ण का विभाजन बिंदु है। और आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में क्या करता है, बांटता है। तो अगर बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा, D से लेकर के आपके पास B तक जो एक विकर्ण है, तो D से B विकर्ण को M बिंदु दो भागों में बांट रही है और A से C विकर्ण को भी M बिंदु दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि M जो है वो मध्य बिंदु है, AC का भी और DB का भी, ये दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि समांतर, ठीक है, एक मिनट, चूंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या लिखे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि दोनों विकर्ण को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। इसका मतलब है कि M होगा मध्य बिंदु AC का भी और BD का भी। तो लिखेंगे अतः M विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो लिखेंगे अतः M विकर्ण AC और BD। हमने लिखा अतः M विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। अतः M जो है बिंदु वो विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर आपने समझा, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसीलिए M जो है विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब आपको पता चल चुका कि M जो है वो दोनों का मध्य बिंदु है। तो अब हम क्या करेंगे वो समझिएगा। तो सबसे पहला काम करेंगे विकर्ण AC, किसका, तो विकर्ण AC, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु M का निर्देशांक हम निकालना चाहते हैं। हम अभी M को क्या कर रहे हैं, AC का मध्य बिंदु मान रहे हैं और तब उसका निर्देशांक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए AC का मध्य बिंदु है तो A होगा पहला पॉइंट और C होगा दूसरा पॉइंट। तो हम AC का जो निर्देशांक है वो x1, y1 होगा और A का जो निर्देशांक है वो x1, y1 होगा और C का निर्देशांक x2, y2 होगा। तो चूंकि M मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो x1 है 1 और x2 है x, तो 1 प्लस x बट्टे क्या होगा 2 होगा, y1 प्लस y2, तो y1 है आपका 2 और y2 है यहाँ पर 6, तो y1 प्लस y2 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इसको और हल्का आगे बढ़ा लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपल सी बातें हैं, x प्लस 1 आप x प्लस 1 ही लिखेंगे, बट्टे में 2 लिखेंगे और 6 प्लस 2 क्या होगा 8 बट्टे क्या करेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको निर्देशांक मिला, किसका निर्देशांक मिला, तो M का निर्देशांक AC का मध्य बिंदु होने के नाते। अब पुनः आप क्या करेंगे ठीक है, तो लिखेंगे एवं फिर से हम विकर्ण BD एवं विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु M का निर्देशांक निकालने की कोशिश करेंगे, M का निर्देशांक निकालने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि ये कैसे आपको x और y का मान दिलाएगा वो देखना क्या होगा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ध्यान लगाइए, समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विकर्ण BD का मध्य बिंदु M का निर्देशांक हम निकालने जा रहे हैं। चूँकि M जो है वो AC का भी मध्य बिंदु था और BD का भी मध्य बिंदु था, तो AC का मध्य बिंदु होने के नाते उसका निर्देशांक हम निकाल चुके हैं
और फिर अब बी डी का मध्य बिंदु होने के नाते क्या करेंगे, उसका निर्देशांक निकालेंगे। तो बी डी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है भाई साहब x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो चूंकि b है पहला बिंदु, d है दूसरा बिंदु, तो b का जो निर्देशांक है x1 y1 होगा और d का निर्देशांक x2 y2 होगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ सकेंगे सॉरी कि यहाँ पर x1 प्लस x2 क्या होगा, तो x1 होगा 4, x2 होगा 3, तो 4 प्लस 3 बट्टे क्या होगा 2 होगा, और फिर y1 प्लस y2, तो y1 का जो मान है वो आपका यहाँ पर y ही है। y1 का मान कितना है, तो y देख सकते हैं, और प्लस y2 का मान है 5, तो 5 लिख देंगे, बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। आप आगे एक स्टेप और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 हो जाएगा आपका 7 बट्टे 2, 7 बट्टे क्या होगा 2 होगा, और y प्लस 5, y प्लस 5 बट्टे क्या करना होगा 2 करना होगा। तो यहाँ पर आपको m का 2 बार निर्देशांक मिल गया, एक तो बी डी के मध्यबिंदु होने के नाते और एक ए सी के मध्यबिंदु होने के नाते। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये दो जो निर्देशांक है वो एक ही चीज़ का निर्देशांक है, m का ही निर्देशांक दोनों है। तो चूंकि दोनों m का ही निर्देशांक है यानी कि दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर करेंगे और y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करेंगे। तो चलिए जानते हैं, तो क्या करना होगा, लिखेंगे अब यहाँ पर हल्का कलर चेंज कर लेते हैं, वही ले लेते हैं फिर से। तो लिखेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, x निर्देशांक को पहले x के बराबर करते हैं हम। तो x प्लस 1 बट्टे 2, x प्लस 1 बट्टे 2 जो है हम बराबर करेंगे उसको 7 बट्टे 2 से। किससे, 7 बट्टे 2 से इसको बराबर करेंगे। तो देखिएगा कि क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए सिंपल फंडा, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 2 से 2 कट जाएगा, बराबर के दाहिने बाएं कटता है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कटता है। तो फिर आप यहाँ पर आगे क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 7 आपको दिख रहा है दाहिने में, देखो ये हो गया x प्लस 1 बराबर 7। अब आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो x रखिए बाएं, दाहिने में 7 है, 1 जाएगा तो -1 होगा। तो यहाँ पर आपको x बराबर 7 - 1 यानी कि 6 मिल गया। 7 - 1 यानी कि क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो x का मान 6 मिल गया। और पुनः क्या करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर हम पुनः क्या करेंगे, y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करेंगे। तो y निर्देशांक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 बट्टे 2 है, कितना है 8 बट्टे 2, और इसमें है y प्लस 5 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे कितना है 2 है। तो फिर से वही काम आप कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, सबसे सिंपल फंडा है। एंड अब आप क्या करेंगे, तो बढ़ेंगे आगे। ये आप देख पा रहे हैं कि y प्लस 5 बराबर 8 है, y प्लस 5 बराबर 8 दिख रहा है आपको। तो देखिए y प्लस 5 बराबर आप ऐसे 8 लिख लीजिए, बाएं दाहिने वाले को बाएं कर लिया हमने और बायां वाले को दाहिने कर दिया। तो फिर से वही स्टेप पर जाके रुकेंगे, y रख लीजिए बाएं, दाहिने में 8 है, 5 भेजिएगा तो -5 होगा। और इस तरह से आपको y बराबर जो है 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 आंसर मिल जाएगा। घटाइएगा तो कितना आंसर मिलेगा 3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये फंडा सबसे आसान फंडा है और आप इस तरह से आसान तरीका से आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ेंगे आगे, आपके अगले 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि आपको बोला गया कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक 1,4 दिया गया है। तब इस कंडीशन पर आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। समझा कुछ आपने, कुछ नहीं समझा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक वृत्त का चर्चा हुआ। किसका चर्चा हुआ, एक वृत्त का चर्चा हुआ।
तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। 1 मिनट आप हमें टाइम दीजिएगा। आ जाओ भाई, वृत्त कहाँ छुपे हुए हो। आज गला कुछ मतलब ये प्रॉब्लम कर रहा है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। वृत्त लेने के बाद क्या करना है उसका आप ज़रा ध्यान लगाइएगा। भैया ये लेते हैं, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक पहले वृत्त ले लेंगे। चलो ठीक ही है। ये मान लीजिए कि वृत्त है, जिस वृत्त का चर्चा आपके क्वेश्चन में जो है हो रहा है। तो ये हमने एक वृत्त ले लिया। अब आप सभी जानते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये है वृत्त का व्यास। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और ये जो पॉइंट है ये है आपका मान लीजिए ए, ठीक। और ये पॉइंट वृत्त का दूसरा जो छोर, व्यास का जो दूसरा छोर है वो है बी। और आप सभी जानते हैं कि वृत्त का होता है केंद्र। तो वृत्त के केंद्र को हम सी बोल देते हैं। वृत्त के केंद्र को क्या बोल देते हैं, सी। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोला गया है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई साहब मतलब ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो बिल्कुल ठीक है, ए से बी क्या है, तो ए से बी तो वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3 है। केंद्र यानी कि सी का निर्देशांक आपको दे दिया 2,-3, ठीक है। तथा बी के निर्देशांक भी दे दिए गए हैं आपको 1,4, यानी कि जो बी का निर्देशांक है वो 1, कितना है, 4 है। तब इस कंडीशन पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इस ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक जो है x, y है, x, y है। अब हमें क्या करना होगा, x और y का मान अगर मिल जाए मुझे किसी भी विधि से, तो हम आराम से हम बता देंगे कि ये ए का क्या है, निर्देशांक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी देख रहे हैं कि सी है वृत्त का केंद्र। तो जो वृत्त का केंद्र होता है ना वो पूरे बीच में होता है, यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो चूंकि सी वृत्त का केंद्र है इसीलिए ए बी का मध्य बिंदु होगा। इसीलिए यह ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ए बी का यह क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो लिखते हैं लिखेंगे यहाँ, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ सी वृत्त का केंद्र है। सी क्या है, वृत्त का केंद्र है। हमने क्या लिखा, सी क्या है, वृत्त का केंद्र है। अतः सी ए बी का, ए बी मतलब ए बी तो एक तरह से व्यास है ना, तो लिखेंगे अतः सी व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा नहीं, बिल्कुल है। भाई साहब सी वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र तो बीच में होता है ना, पूरे बीच में। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि ए बी का ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है तो आप सी का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए सी का निर्देशांक बराबर, सी का निर्देशांक बराबर, इसका जो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप सभी जानते हैं, x1 + x2/2, y1 +
y2/2, ये आप सभी जानते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है। तो ये a है पहला बिंदु, तो ये होगा प्यारे बच्चों आपका x1 और ये होगा y1, और एक जो है वो होगा x2 और 4 जो है ये होगा आपका y2। 4 क्या होगा आपका y2 होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 4 क्या होगा y2 होगा इस वाले कंडीशन के लिए। तो अब आप मान बैठाइए, जिस जिस का मान आपको पता है मान बैठाइए, सिंपल है। c का निर्देशांक सर आपको पता है 2, -3। आप बोलेंगे कि सर c का निर्देशांक पहले से पता था, तो मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ c का निर्देशांक निकालने का। तो c का निर्देशांक निकालने का कोशिश हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें x और y का मान मिल जाए। तो देखिए c का निर्देशांक आपको पता है कितना है, तो 2, 3 है, 2, -3। अब दाहिने मान बैठाइए, तो दाहिने में देख रहे हैं x1 + x2। x1 है भाई साहब आपका x और x2 है 1, बट्टे में लगाएंगे 2, y1 + y2, तो y1 है आपका y और प्लस y2 आपका है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और बट्टे में होगा 2। अब देख रहे हैं एक चीज़, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है बराबर है, ये हम नहीं, ये इक्वेशन बोल रहा है कि ये दोनों क्या है बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका x निर्देशांक x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक y निर्देशांक के बराबर होगा। और आपको बस वही करना ही अब है, x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कीजिए और y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो लिखेंगे ठीक है, लिख दिया गया, बिल्कुल ठीक है, लिखेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, तो x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर रहे हैं। तो x निर्देशांक क्या यहाँ पर आपका 2 है, 2 आप 1 कर लीजिए। दाहिने में आप देख पा रहे हैं कि x निर्देशांक है x + 1/2, x + 1/2 क्या है 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो कोना कोनी गुना करना होगा। तो x + 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा x + 1, और फिर कोना कोनी 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 4। फिर आगे बढ़िए, x को बाएं रखिए, दाहिने में आपका 4 है, ये +1 दाहिने जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपको मिल गया 4 - 1 यानी कि 3। x का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। इसी तरह से आप y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर लीजिए, तो लिखेंगे एवं देख लीजिए कि y निर्देशांक कितना है। तो यहाँ पर y निर्देशांक है -3 और इसको बराबर करना होगा y + 4/2 से। तो लिखेंगे -3 इसके बट्टा में कर देते हैं और y और +4, y + 4 बट्टे क्या करना होगा सर 2, इसको बराबर करना होगा। बराबर कीजिए, बराबर तो कर ही चुके हैं, इसको गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, y + 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपका y + 4 होगा। दाहिने में -3 को 2 से गुना कीजिएगा तो -3 दूना 6 हो जाएगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो y बराबर दाहिने में -6 है और ये 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर y का जो मान है प्यारे बच्चों, अच्छा एक काम करिए, इसको नीचे नीचे लिख देते हैं। और वहाँ पर तो जगह नहीं था इसीलिए नीचे नीचे नहीं लिखे थे, यहाँ पर इसको हम नीचे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आपको हम ये बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये y + 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो y + 4 होगा, ठीक। -3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ पर आप क्या करेंगे तो y बराबर -6 - 4 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे तो y बराबर -10 लिख देंगे, y बराबर क्या लिख देंगे -10। तो आपको y का मान मिल गया और x का भी मान मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए a का निर्देशांक बराबर, a का निर्देशांक बराबर, तो a का निर्देशांक हमने क्या माना था x, y माना था। यहाँ पर आप x का मान निकाले थे 3 और y का मान जो है वो रखेंगे
y का मान अभी -10 है, तो -10 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से x और y का मान निकाल करके आपने क्या कर दिया, तो इसका मान बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगले 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम टोटल 10 तक कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी सी मतलब कोई ये वाली बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला कि ए और बी जिसका निर्देशांक इतना है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी कि ए बी क्या है, रेखाखंड है और उस रेखाखंड पर पी रखा हुआ है, यानी कि पी है। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले इसको फिगर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है, और ए का निर्देशांक -2, -2 दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ से कुछ दूर यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दिया गया है 2, -4। 2, क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। और आपको बोला गया है कि इसी रेखाखंड पर एक बिंदु P है, इसी रेखाखंड पर कहीं मान लीजिए कि एक बिंदु क्या है, P है। ये मान लीजिए कि एक बिंदु क्या है, P है। तो आपको क्या करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, P का निर्देशांक अगर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो उसको अनुपात देना चाहिए था मुझे, लेकिन अनुपात क्वेश्चन में डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है, इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया, क्या दिया गया भाई साहब, तो आप देख सकते हैं ये आपको दिया गया है ए पी बराबर 3/7 ए बी, ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, तो देखिए आपके बाएं में ए पी है तो इसको ए पी रहने दीजिए, और ये ए बी दाहिने में है, इसको बाएं करेंगे तो ए पी के बट्टा में आ जाएगा ए बी, और दाहिने में जो आपका 3/7 है वो 3/7 आप रहने ही दीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं, ए बी को हम केवल बाएं कर लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर काम क्या करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। जो ए बी नीचे में है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और ए पी जो ऊपर है उसको हम लिख देते हैं नीचे, और फिर दाहिने में भी 7 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ यहाँ पर और काम करेंगे। इसमें आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिए। आपको ए बी दिख रहा है, ये ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है ए से लेकर के बी तक का दूरी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो ए बी है वो ए पी और पी बी 2 भागों में बटा हुआ है। तो इस ए बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए पी और प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ए से लेके पी तक और पी से लेके बी तक को जोड़ देंगे तो ए पी होगा। तो ए पी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे सर आराम से लिख सकते हैं। और बट्टे में जो ए पी है उसको ए पी लिखते हैं, और दाहिने में देखिए जो 3 दिख रहा है, सॉरी 7 जो दिख रहा है, उस 7 को हम क्या करेंगे वो समझिएगा। अब बताइए कि 7 को हम 3 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे यस सर 3 + 4 तो आराम से लिख सकते हैं। और नीचे में जो 3 है वो 3 हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। अभी तक क्या किए, अभी तो कुछ करे नहीं है, ए बी को केवल तोड़ के ए पी प्लस बी पी लिख दिए हैं, बाकी सब चीज़ वैसा का वैसा ही अभी है। अब 7 को 3 + 4 लिख दिए हैं, इससे आपको अनुपात का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ए पी जो है वो ए पी के नीचे भी और पी बी के नीचे भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, ए पी बट्टे ए पी, ए बी बट्टे ए पी, और पी बी बट्टे ए पी लिख सकते हैं। पी बी बट्टे क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे सर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ए पी दोनों के नीचे है ना,
तो ए पी दोनों के नीचे है, तो हम इसको ए पी बट्टा ए पी और पी बी बट्टा ए पी लिख सकते हैं। अब दाहिने में देख लीजिए वही बात करेंगे। ये 3 जो है 3 के नीचे भी है, 4 के नीचे भी है, तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। अलग अलग करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। बीच में प्लस था तो हम प्लस ही रखे हैं। यहाँ पर भी 3 दोनों के नीचे दिख रहा है, ऊपर भी 3 दोनों के नीचे दिख रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। इससे फ़ायदा होगा कि ए पी से ए पी को भाग दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और फिर 3 से 3 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। एंड अब आपको बढ़ जाना है आगे। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए ये 1 जो है ये इस 1 से कट जाएगा, तो उसका अब हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। अगले स्टेप में क्या होगा देखिएगा। अगले स्टेप में आप करेंगे क्या, हाँ देख रहे हैं कि बाएं में केवल बच गया पी बी बट्टे ए पी और दाहिने बच गया 4/3। क्या बचा, 4/3 बचा। तो एक काम कीजिए आप कीजिए ये, आप इससे पहले एक बार नीचे को ऊपर को नीचे किए थे, तो आप यहाँ भी वही कर लीजिए। आपको जो पी बी बट्टे ए पी दिख रहा है, तो ए पी नीचे है तो ए पी को कर लीजिए ऊपर और पी बी को कर लीजिए नीचे। और फिर दाहिने में जो आपका 4/3 है उसको 3/4 करना होगा। क्या करना होगा, तो उसको करना होगा 3/4। तो हम यहाँ पर 3/4 कर देंगे। अनुपात का मान आपको मिल गया, ये बट्टा में मिल गया। अब इसको अनुपात में चेंज कर सकते हैं, ए पी अनुपात पी बी, इसको आप लिख सकते हैं। ए पी अनुपात पी बी कितना मिला, 3/4 मिला। अच्छा बट्टा नहीं करना है, अनुपात में लेना है। किस में लेना है, अनुपात में लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो अनुपात में हो जाएगा 4/3, यानी कि पी रेखाखंड जो है, सॉरी पी बिंदु जो है वो रेखाखंड ए बी को 4/3 में विभाजित कर रहा है। तो इतना मशक्कत करने के बाद हमें अनुपात पता चला है। क्या पता चला है, अनुपात। अनुपात का मान मिल गया। तो अब आपको पी का निर्देशांक ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया। अब हम पी का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला फंडा सब आपको क्लियर करना होगा कई बार, ठीक है ना। तो चलिए पी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अब देखने सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान लगाने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई साहब, पी का निर्देशांक निकालेंगे। किससे, तो दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे इसीलिए पी का निर्देशांक बराबर, लिखेंगे इसीलिए पी का निर्देशांक बराबर। तो पी का निर्देशांक निकलेगा भाई साहब यहाँ पर दूरी विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2 फिर कॉमा लेंगे और फिर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में होगा आपका m1 प्लस m2। इसी फार्मूला का यूज करके आप पी का निर्देशांक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कि कौन क्या है। यहाँ पर अगर x1 x2 की बात करी जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन है क्या। तो सिंपल सी देखिए फंडा है, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि a बिंदु x1 y1 होगा, b बिंदु x2 y2 होगा। ये आप एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ये m1 अनुपात m2 होता है। तो m1 और m2 का वैल्यू, m1 का मान 4 और m2 का मान 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब इसी सब का मान हम रखेंगे अगले वाले इसमें। तो m1 x2, तो m1 का मान है 4, x2 का मान है 2। तो हम 4 को 2 से गुना करेंगे। अच्छा यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं भाई, 1 मिनट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को गुना करेंगे x2 से, x2 है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 बट और b प्लस m2 x1। तो m2 का मान देखिए कितना है, x1 का मान, m2 का मान है 3, x1 का मान है -2। तो 3 गुने -2 लिखना होगा, 3 गुने -2।
बट्टे में आपको क्या करना है, m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस आपको करना है 3। ठीक, कॉमा लगा लीजिए। m1y2, देखिए कि m1y2 कौन है, m1 है 4, y2 है -4, तो 4 को गुना करना होगा -4 से, 4 को गुना करना होगा -4 से, फिर बीच में प्लस वगैरह डाल लीजिए। m2 को y1 से गुना कीजिए, तो m2 है आपका 3 और y1 है -2। तो लिखिए, चलिए 3 गुने -2 लिखना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने -2 और बट्टे में जो आपका 3 प्लस 4 4 प्लस 3 m1 प्लस m2 होगा। तो चलिए लिखते हैं m1 प्लस m2। m1 है 4, m2 है 3, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे वो देखिए आप लोग इधर ध्यान से, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक है, 7 तो 8 तो देखिए इधर आप 4 दूना हो जाएगा आपका 8 और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो -6 होगा क्योंकि एक माइनस में है। 4 3 यहाँ पर हो जाएगा 7, कॉमा लगा लीजिए। 4 चौके -16 और फिर 3 दूना -6 होगा, 3 दूना -6 होगा, बट्टे में 7 यहाँ पर फिर से होगा। आगे बढ़ेंगे तो 8 ये 1/7 होगा, 1/7 नहीं, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2/7 होगा। कितना होगा? अच्छा 1 मिनट, 4 दूना 8 तो माइनस कहाँ से आया भाई? एक मिनट रुक जाइएगा, x2 का मान हमें एक बार फिर से देखने दीजिए। x2 का मान तो 2 है तो 3 दूना आपका 6 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, तो ठीक तो है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर माइनस 1 मिनट आप हमें टाइम दीजिए क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट देखिए, ये 3 दूना 6 होगा भाई साहब, क्योंकि अगर बात किया जाए x1 के मान का तो माइनस आपका जो है एक सेकंड हल्का उल्टा हो रहा है, तो 1 मिनट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर हुआ क्या। देखिए 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 4:3 आया है, यानी कि AP है आपका 4 और PB है 3, ठीक ही तो है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको सेम टू सेम यही मान क्या होने वाला है, मिलने वाला है। 2 4 3 m1 x2 जो है, 1 मिनट रुक जाइए, हल्का यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रहा है। अच्छा इधर नहीं जाना है, इधर ही 2 है। देखिए m1 4 और m2 अगर आप 3 लेते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही क्या होगा आपका बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है ना ये +2 होगा, कितना होगा? -2, 9 होकर के यहाँ पर आपका होगा +2, तो 2/7 होगा और फिर कॉमा लगा लीजिए। और ऊपर में देखिए 4 चौके 16 और 3 दूना 6, तो 16 6 हो जाएगा यहाँ पर आपका 22। 1 मिनट रुक जाइए, तो आप लोग 1 सेकंड केवल आप इंतज़ार कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर समस्या क्यों हो रही है उसको देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि 3 है ऊपर 4 है नीचे, 3 ऊपर है 4 नीचे है, तो जो ऊपर होता है उसको पहले लिखते हैं अनुपात में और जो नीचे होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर 3/4 है तो 3:4 होना चाहिए, जो कि हमने उल्टा लिख दिया है 4:3। तो इसे हमें क्या करना होगा? 3:4 करना होगा। तो चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 3:4, 3:4 लिखेंगे, यानी कि अनुपात का मान अब बदल गया प्यारे बच्चों। अनुपात का मान क्या हो गया? बदल गया। यहाँ भी उल्टा ही लिखा जा चुका है, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ भी आपका हो जाएगा 3:4। अब आप जो मान रखिएगा
तो आपका आराम से जो है काम हो जाएगा। बस अनुपात का मान अब हम इधर सही सही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी और कोई समस्या वाली बात जो है नहीं होगी। देखिएगा कि क्या होगा नहीं होगा। जहाँ जहाँ हमने m1 m2 का मान लिखा है उस सबको चेंज करेंगे। यहाँ 4 था तो 4 को हटा करके हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 3। क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। और फिर यहाँ 3 आपको दिखाई दे रहा है तो 3 को हटा करके यहाँ पर आपको करना होगा प्यारे बच्चों 4। क्या करना होगा, 4 करना होगा। फिर यहाँ पर 4 को हटा करके आपको करना होगा 3। ये 4 हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग कितना, 3 लिख दीजिए। और ये 3 फिर से हटाइए, 3 को हटा करके आपको फिर से लिखना होगा यहाँ पर 4, ठीक है। और नीचे में 3 + 4 लिखना होगा। 3 प्लस क्या लिखना होगा, 4। और यहाँ भी 3 + 4 लिखना होगा। और तब आप आगे सॉल्व कीजिएगा। अब कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। चलिए इस सब वगैरह को हम हटा लेते हैं और हम बढ़ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 3 दूना कितना होगा सर, तो ये 6 होगा। बीच में प्लस नहीं होगा, 4 दूना -8 होगा। 4 दूना कितना होगा, -8। नीचे में 3 4 तो 7 ही होगा। फिर 3 को -4 से गुना करेंगे तो 4 तिया -12 होगा। और फिर -4 दूना 8 होगा, -8 होगा। क्यों, क्योंकि 4 को -2 से गुना कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं कि -8 ही होगा। अब आप बोल सकते हैं 6 - 8 का मतलब है -2 और बट्टे में हो गया 7। फिर कॉमा लगा सकते हैं, -12 - 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों -20 और बट्टे में होगा आपका 7, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है और आगे आपको बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पी का निर्देशांक आपको क्या हो गया, मिल गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और भी बहुत ही आसान है, समझने सीखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की क्या कीजिएगा, आप लोग कोशिश प्रयास कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखाखंड ए बी है, ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। प्यारे बच्चों, अगर किसी रेखा पर एक बिंदु देते हैं तो वो 2 बराबर भागों में बट गया। अगर हम 3 बिंदु देते हैं, 2 बिंदु देते हैं तो 3 भागों में बटा, और आपको बांटना है 4 भागों में, तो आपको 4 बिंदु क्या करना होगा, देना होगा। 4 बराबर भागों में बांटना है। इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु आपको देना होगा। उस पर कितना बिंदु डालना होगा, 3 बिंदु। तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग बटा के नहीं, तो आपको 3 बिंदु लेकर के और इसी तीनों बिंदु का क्या निकालना होगा, निर्देशांक निकालना होगा। तो चलिए अब ऑफिशियली हम इसको सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक -2,2 दिया गया है। और यहाँ से इतना दूर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि दूरी इसलिए लेता हूँ क्योंकि देखिए बड़ा सा चीज़ है। तो यहाँ पर बिंदु बी ले लेते हैं। 2,8 ऑलरेडी बोल रखा है इस क्वेश्चन में। अब इसको चूँकि 4 भागों में बांटना है तो इस पर 3 बिंदु लेना होगा कम से कम। कम से कम कितना बिंदु लेना होगा, 3 बिंदु लेना होगा। कम से कम क्या, 3 बिंदु आपको लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए एक बिंदु ये ले लिया हमने, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु हमने ले लिया ये। तो इसको आप बोल सकते हैं P1, इसको बोल सकते हैं P2 और इसको बोल सकते हैं P3। तो P1, P2, P3 हम मान लिए कि वो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। देख सकते हैं कि ये होगा पहला भाग, ये होगा दूसरा भाग, ये होगा तीसरा भाग और ये होगा चौथा भाग, ठीक है। तो आपको इसी तीनों बिंदु का निर्देशांक निकालना है, P1 का, P2 का और P3 का। बोला तो वही है कि AB
को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो बिंदु 4 बराबर भागों में इसको बांट रहा है उसी का निर्देशांक आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका निर्देशांक निकालना शुरू करते हैं, यानी कि निर्देशांक निकालने की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझने सीखने की क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, कोशिश कीजिएगा, कुछ है नहीं ज़्यादा बड़ा। आप सबसे पहले P2 का निर्देशांक निकालिए। अगर ध्यान दीजिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि P2 जो है वो A और B का मध्य बिंदु है। बोलेंगे कैसे? तो देखिए P2 से बाएं भी 2 भाग और P2 से दाहिने भी 2 भाग है। तो इसका मतलब है P2 जो है AB का हो गया मध्य बिंदु। P2 क्या हुआ? AB का मध्य बिंदु हो गया। AB का मध्य बिंदु यानी कि AB के पूरे बीच में है कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर AB के बीच में है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे चूंकि P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। चूँकि P2 जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अब चूँकि ये मध्य बिंदु है तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान होता है। मध्य बिंदु है तो इसीलिए P2 का निर्देशांक कितना होगा? तो सर P2 मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो इसी में x1 y1 x2 y2 का मान रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। तो रख के देखिए AB का मध्य बिंदु है तो A होगा पहला बिंदु जो कि x1 y1 का मान देगा, और B है दूसरा बिंदु तो x2 y2 का मान देगा। तो x1 का मान -2 और x2 का मान 2, तो इसके बट्टे में लगाना है 2, कॉमा y1 का मान 2 और y2 का मान 8, तो 2 प्लस 8 बट्टे क्या करना है 2 करना है। आगे बढ़ जाइए, ये -2 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा 0 बट्टे 2, ठीक। और फिर कॉमा लगाएंगे, 2 और 8 हो जाएगा 10 बट्टे 2, 10 बट्टे कितना 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे 2 से 10 को भाग देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 5, कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। ये 0 बट्टे 2 कितना होगा सर? तो 0 बट्टे 2 होगा यहाँ पर आपका 0, एंड फिर 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको P2 का निर्देशांक मिल गया। क्या मिला P2 का निर्देशांक? 0,5 मिला। 0, कितना मिला 5 मिला। अब आप P1 और P3 का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। ज़रा मैं एक बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाइए। आप P1 के बारे में सोचिए कि P1 जो है वो A और P2 का मध्य बिंदु है कि नहीं, A और P2 का मध्य बिंदु है कि नहीं? बोलेंगे यस सर, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। P1 जो है वो A और P2 का क्या है मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो वही बात फिर से क्या करेंगे, हम अगले पेज पर लिखेंगे चूँकि P1 रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है, AP2 का मध्य बिंदु है। कुछ समझ में आ रहा है? P1 जो है रेखाखंड AP2 मतलब A से P2 का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए हम P1 का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए P1 का निर्देशांक बराबर, अब चूंकि P1 मध्य बिंदु है
तो P1 का निर्देशांक निकालने के लिए जो सूत्र यूज करेंगे वो होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 क्या होगा 2 होगा। अब मान बैठाइए, मान बैठाने के समय आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आप x1 प्लस x2 करेंगे तो क्या होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर A होगा पहला बिंदु और P2 होगा दूसरा बिंदु। A होगा पहला बिंदु और P2 होगा दूसरा बिंदु। B को अभी हम देखेंगे भी नहीं। तो x1 का मान होगा -2 और x2 का मान होगा 0। तो -2 और प्लस लिखना होगा 0। तो यहाँ पर -2 और x2 का मान 0/2। y1 प्लस y2 करेंगे तो y1 का मान 2 और y2 का मान 5। तो हम 2 + 5 लिख सकते हैं। 2 प्लस क्या लिखेंगे 5 और बट्टे में लिखेंगे 2। आगे बढ़िए, 0 और 2 हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों -2/2, ठीक है। और 5 2 हो जाएगा आपका 7/2। 5 2 कितना होगा, तो सर 7/2 होगा। अब एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से इस 2 को भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा। 2 से 2 को भाग दीजिए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1, 7/2 लिख सकते हैं आप P1 का निर्देशांक। -1, 7/2 क्या हो गया, P1 का निर्देशांक कितना हुआ, तो -1, 7/2। 7/2 हो गया आपका P1 का निर्देशांक। किसका निर्देशांक, तो ये प्यारे बच्चों हो गया P1 का निर्देशांक। अब एक का निर्देशांक निकालना और बाकी है P3 का। तो P3 को देखिए, P2 और B का मध्य बिंदु है कि नहीं। P2 और B का मध्य बिंदु ये है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, ये तो P2 और B का मध्य बिंदु है, यानी कि P2 और B के बीच में है। तो हम यहाँ पर भी उसी जुगाड़ से निकाल लेंगे इसका निर्देशांक। लिखेंगे चूंकि P3 रेखाखंड P2 एवं B का मध्य बिंदु है, लिखेंगे। अच्छा, अगले ही पेज पर लिख देते हैं। लिखेंगे चूंकि P3 रेखाखंड P2 रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु है। P2B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा कि P3 जो है रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु है, इसीलिए P3 का निर्देशांक, P3 का निर्देशांक। तो चूंकि P3 मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमें अनुपात की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस लॉजिक से हमने बनाया तो अनुपात का ज़रूरत मुझे नहीं पड़ा। अब बढ़ते हैं आगे चीज़ों को क्या कीजिएगा, समझिएगा। अब समझना है कहाँ, लास्ट ही तो है, मान बैठाना है आपको, केवल मान बैठाना है। बैठाइए, क्या मान होगा यहाँ पर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले x1 x2 का मान देखिए, P2 और B। तो P2 प्यारे बच्चों होगा पहला बिंदु और B होगा दूसरा। तो x1 का मान 0, x2 का मान 2। तो 0 + 2 और 5 + 8 करना होगा, क्योंकि y1 का मान 5 और y2 का मान यहाँ पर होगा 8। तो 0 + 2 और 5 + 8 करना होगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 0 + 2 और यहाँ पर करना होगा 5 + 8 और बट्टे में 2 तो है ही पहले से ही। ऊपर हो गया 2, नीचे भी 2, ऊपर हो गया 8 5 13/2, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे यहाँ पर, तो हम करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कभी कॉपी खोले तो आपको दिक्कत ना हो। ये 1 ही होगा, तो फिर क्या हो गया 1, 13/2।
13/2 आपका ये फाइनल क्या हो गया, आंसर ही निकल गया। तो 1, 13/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 1, 13/2, 13/2 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, बन गया। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आराम से बन जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। ठीक है, देखिएगा कि कैसे हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का हलवा। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला तो कंसेप्ट अभी तक हम कुछ नहीं सीखे, लेकिन इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो आपको एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इतना, इतना, इतना एवं इतना दिए गए हैं। संकेत में आपको दे दिया गया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का एक क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वह समांतर चतुर्भुज है जिस समांतर चतुर्भुज का चर्चा इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इस बिंदु का मान लेते हैं ए निर्देशांक है 3,0। इसका नाम दे देते हैं बी, बी का निर्देशांक मान लेते हैं 4,5, कितना 4,5, ये हम सी बोल देते हैं, और -1,4 लिख देते हैं इसका निर्देशांक, -1,4 लिख देते हैं, और इसका दे देते हैं डी -2, -2, -1 लिख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए जब जाइएगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसका दोनों विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना होगा, उसके दोनों विकर्ण का लंबाई क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो एक विकर्ण तो है आपका बी डी और एक विकर्ण है ए सी, तो दोनों का लंबाई निकालना होगा। तो आप ए सी का लंबाई निकालेंगे और बी डी का लंबाई निकालेंगे, तो दोनों विकर्ण का लंबाई निकल जाएगा। तब तो उसके विकर्णों का गुणनफल कीजिएगा। तो विकर्णों का गुणनफल करना है तो पहले तो विकर्णों का लंबाई हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम विकर्ण एसी निकालते हैं। तो लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, दूरी सूत्र से ही निकालना होगा। तो लिखेंगे विकर्ण एसी बराबर विकर्ण एसी बराबर, अब AC मतलब A से C के बीच का दूरी, तो आपको लिख लेना है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे सर, तो करना कुछ बड़ी बात है नहीं, हम जो करेंगे वो ध्यान से आप देखेंगे कि क्या हम करने जा रहे हैं। देखिए, आपको मान बैठा देना सीधा सीधा, पहले क्या करते जाना है, मान बैठाते जाना है। ए को पहला बिंदु मानिए, सी को दूसरा बिंदु मानिए। तो देखिएगा, ए को पहला बिंदु और सी को दूसरा बिंदु मानते हैं तो क्या होता है, ए को पहला सी को दूसरा, अभी बी और डी को देखना भी नहीं है। तो x2 का मान है -1, x2 का मान कितना है, -1, फार्मूला का माइनस लिख लेंगे, और x1 का मान है 3, और इसका करना होगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। y2 का मान है 4, 4 - y1 0 है, इसका करना होगा स्क्वायर। और फिर बढ़ जाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों आगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के स्थिति में आप देखिएगा कि क्या होने वाला है, -3 और -1 हो जाएगा, ये -4, इसका होगा स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 घटाइएगा तो वो 4 ही बचेगा। और अब आपका आ गया वैल्यू, 4 का स्क्वायर सर 16 और प्लस 4 का भी स्क्वायर 16, तो आप लिख सकते हैं √32। क्या लिख सकते हैं, 16 16 32, और 32 अगर लिख दिए तो देखिएगा कितना होगा,
तो देखिए 32 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, यानी कि 4 चौके 16। तो देखिए हम लिख ही देते हैं भाई, लिख ही देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 32 को 4 गुने 4 और गुने 2, 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, डबल 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा 2, तो 4√2। यहाँ पर आपका ये विकर्ण इसी का क्या हो गया, लंबाई निकल गया। पुनः इसी तरह से विकर्ण BD भी निकालेंगे, तो लिखेंगे और विकर्ण BD बराबर, BD यानी कि BD का लंबाई, तो दूरी सूत्र से निकालना होगा। तो दूरी सूत्र ढाई दबन लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब इसमें मान बैठाइए, मान बैठाइएगा तो क्या होगा समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। x2 माइनस x1, B होगा पहला बिंदु, D होगा दूसरा बिंदु। मान बैठाने के लिए जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको A और C को अब देखना भी नहीं है। B होगा पहला बिंदु तो x1 y1 देगा, और D दूसरा बिंदु तो x2 y2। तो x2 का मान 4, x1 का मान 2, अच्छा सॉरी x2 का मान -2 और x1 का मान 4। तो यहाँ पर हम -2 और -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 करना है। तो y2 का मान -1 और y1 का मान 5, तो यहाँ पर -1 फार्मूला वाला माइनस और y1 का मान 5, इसका होगा स्क्वायर। अब आप आगे आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, हल्का अच्छा वाला रूट लेते हैं भाई। यहाँ पर -2 और -4, -6 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, -1 -5, -6 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा क्या होगा, तो सीधी सी बात है, -6 का स्क्वायर 36, और फिर -6 इसका भी स्क्वायर 36 होगा। फिर बढ़ जाएंगे आगे, तो 36 हो जाएगा सर 72, 36 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब आप 72 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप 72 को लिख सकते हैं 6 गुने 2, 6 छक्के 36 और 36 दूना 72। तो इसका मतलब है डबल 6 में से एक 6 बाहर आएगा और बच जाएगा रूट के अंदर 2। तो आपको ये दोनों विकर्ण मिल चुका है। तो आपको अब निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसीलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अभी आप जस्ट देखे थे, 1/2 और गुणे क्या था, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल था, देख सकते हैं दोनों उनके विकर्णों का गुणनफल। तो उनके विकर्णों का, उनके कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं, तो लिख देंगे दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ऐसे लिख देते हैं दोनों विकर्णों का गुणनफल, या फिर उनके विकर्णों का ही 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल का विकर्णों का गुणनफल। अब आप मान बिठा लीजिए, आंसर पा जाइएगा, सिंपल सी बात है, 1/2 तो 1/2 ही होगा। कोष्ठ के अंदर देखिए कि क्या होने वाला है।
देखिए कुछ नहीं है, आप कोष्ठ हटा भी सकते हैं। कोष्ठ क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। कोष्ठ अगर हटाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। एक काम करो, कोष्ठ हटाओ यहाँ से, कोष्ठ हटा दीजिए। कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आएगा, दोनों विकर्णों का गुणनफल करना है। एक विकर्ण आप जस्ट अभी निकाले थे 4√2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4√2, 4√2। फिर गुना कर दीजिए 6√2 से, 6√2। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो ये 2 मिलेगा। 2 से 4 को भाग दीजिए तो कितना मिला, 2 मिला। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप नीचे वाले पेज में सॉल्व, इसके नीचे ही लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपके पास बच गया 2√2, क्या बचा 2√2। अच्छा एक काम करो, 2 को 6 से गुना कीजिएगा, 2√2 बचा, तो 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा, ठीक। और फिर गुने कितना होगा, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 मिलेगा, तो 12 दूना 24, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग मात्रक या इकाई आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगले क्लास में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर केंद्रक का निर्देशांक वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपका 5 नंबर जो 7.2 है वो 2 क्लास और होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।